नमस्कार, नीति पोस्ट पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। पिछले सप्ताह मैंने नीतिपोस्ट.com पे एक लेख लिखा था जिसमें मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो ड्राफ्ट अभी जनता के विचार के लिए रखा गया है, अगर उसको उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार वर्तमान स्वरूप में स्वीकार कर लेती है तो वह कानून उल्टा पड़ सकता है। यानी जिस उद्देश्य से इस कानून को लाया जा रहा है वह उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो सकती है। इसलिए मैंने आज यह निर्णय लिया कि उस पॉइंट को, उन मुद्दों को मैं आपके समक्ष रखूं जिस पर मुझे लगता है कि अगर इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया तो यह कानून हमें वह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगा। इन मुद्दों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाँ, आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारा और आपका जो वार्तालाप लगातार होता रहे, हम लगातार मिलते रहें, बीच में कोई दूरी पैदा ना हो, इसलिए आपसे निवेदन है नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उस बटन को दबा करके इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना ताकि जब से ही हम कोई नया वीडियो डालें वह आपको तुरंत मिले। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हर तरह के राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पे विश्लेषण के लिए और विचार जानने के लिए, राजनीतिक किस्से कहानियाँ सुनने के लिए आसान भाषा में हमारी वेबसाइट नीतिपोस्ट.com पर जरूर आइए। वहाँ आपका स्वागत है। आपको हर तरह के विचार देखने को मिलेंगे और किस तरह के लेख चाहते हैं वह भी ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो स्वरूप जनता के विचार के लिए रखा गया है, अगर इसे इसी स्वरूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वीकृति प्रदान कर देती है तो यह जनसंख्या नियंत्रण कानून उल्टा भी पड़ सकता है। जिस उद्देश्य से इस कानून को लाया जा रहा है, यह कानून अपने वर्तमान स्वरूप में उस अपेक्षित परिणाम को नहीं दे पाएगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कानून को लेकर सावधानी नहीं बरती गई तो यह जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार की गले की फांस बन सकता है। इस ड्राफ्ट में उल्लंघन करने वालों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने की बात कही गई है ताकि लोगों को कानून का उल्लंघन करने से रोका एवं हतोत्साहित किया जा सके। कानून के इस प्रावधान से सबसे ज़्यादा पीड़ा गरीब को होगा। लोकतंत्र में कोई सरकार किसी गरीब को इसलिए राशन या अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर असहाय अवस्था में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती कि उसने 2 से अधिक बच्चे पैदा किए हैं। यह एक लोकतांत्रिक समाज में अकल्पनीय है। ऐसी स्थिति में यह विपक्ष का सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। सरकार को गरीब विरोधी एवं गरीबों को प्रताड़ित करने वाला बताया जाएगा। सरकार के लिए अपने इस निर्णय का बचाव करना और गरीब जनता को समझा पाना कठिन हो जाएगा। इस कानून के विभिन्न प्रावधानों को लेकर सरकार ने सावधानी नहीं बरती और जनता में पूर्ण जागरूकता एवं सही जानकारी नहीं पहुंचाई तो इसके खिलाफ जनता में तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलाया जा सकता है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनके खिलाफ यह कानून है। समाज के ऐसे आबादी को स्पष्टता से सरकार को यह बताना होगा कि यह कानून वर्तमान पर नहीं भविष्य पर लागू होगा, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यह योगी सरकार पर भारी पड़ सकता है। यह कानून जनता के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा, अर्थात मैं इसका पालन करूं या न करूं यह मेरे ऊपर होगा।
यह अनिवार्य रूप से जनता पर लागू नहीं होगा। इस कानून में आम जनता को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने की बात तो की गई है, लेकिन समान रूप से प्रदेश के सभी नागरिकों पर लागू करने की नहीं। मुस्लिम समाज में इस कानून का सबसे ज़्यादा एवं भारी विरोध होगा। इसे मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में प्रचारित किया जाएगा, क्योंकि यह कानून बाध्यकारी नहीं है। अतः ऐसी संभावना है कि उस समाज के एक बड़े वर्ग में इस कानून का ऐसे भी पालन नहीं होगा। प्रोत्साहन नीति का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई मुस्लिम संगठन आम मुसलमानों को इस कानून के खिलाफ भड़काएंगे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस कानून के कारण यदि आम मुसलमान की स्थिति खराब होती है तो वे संगठन उस स्थिति का अपने पक्ष में दोहन भी करेंगे। इस नीति से ऐसी संभावना है कि हिंदू मुसलमान जनसंख्या में असमानता की स्थिति पैदा हो सकती है। पूरी संभावना है कि इस कानून को अपनाने वाले अधिकांश परिवार हिंदू होंगे। मुस्लिम समाज में अच्छी खासी आबादी इस कानून को नहीं अपनाएगी। उनमें प्रजनन दर हिंदू समाज की अपेक्षा पहले से ही ज़्यादा है और आगे यह अंतर और बढ़ सकता है। लोकतंत्र में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, सरकार भी नहीं। जब डेमोग्राफी बदलेगी, जनसंख्या का संतुलन बदलेगा तो सरकार भी बदलेगी और नई सरकार इस कानून को बदल देगी। ऐसे किसी कानून का तब तक फ़ायदा नहीं जब तक वह समान रूप से पूरी आबादी पर बाध्यकारी नहीं हो। अगर बाध्यकारी नहीं बना सकते और चाहते हैं कि अधिक से अधिक आबादी इस कानून का पालन करे तो इसमें कम से कम 2 संशोधन करने चाहिए। इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चे के कानून का उल्लंघन करता है तो वह स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उसे विधानसभा एवं लोकसभा सहित किसी भी सदन का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने के साथ साथ किसी भी संवैधानिक पद के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को 2 से अधिक बच्चा हो उसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सभी जगह सभी पदों के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें एक और प्रावधान करने की ज़रूरत है कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो वह अपने वोट देने के अधिकार को खो देगा। ये दोनों प्रावधान तब तक संभव नहीं है जब तक संसद की सहमति न हो। इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी होगी। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाता तब तक जल्दबाजी में लागू करने से इस कानून के परिणाम राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उल्टा पड़ सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।